गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की जो अपना टॉपिक है उसको बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। हमने पिछले कक्षा में बात किया था आंग्लेय और मैसूर युद्ध के बारे में। उसके पहले हमने बात किया था यूरोप से आई सभी कंपनियों को परास्त करते हुए ब्रिटिश कंपनी इस कदर आगे बढ़ी कि भारतीय राज्यों के अंदर जितने भी शासक थे उन सबों को परास्त करते हुए अब भारत में उसकी ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करना था। अतः इस क्रम में उन्हें भारत के सभी राज्यों को एक एक करके जीतना एक उसकी स्ट्रेटजी का एक मुख्य बिंदु था। और उसी क्रम में ब्रिटिश कंपनी चूँकि आगे बढ़ रहा था और उसे बैकअप सपोर्ट के रूप में चूँकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सहायता और सहयोग प्रदान कर रही थी। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में कुल 4 लड़ाइयाँ हुए और पहली लड़ाई चूँकि जिसमें अंग्रेज के तरफ से हैदराबाद और निज़ाम तटस्थ रहे और लड़ाई सिर्फ और सिर्फ किसके किसके बीच हुआ तो मैसूर के बीच और अंग्रेज के बीच। बाद में मंगलौर की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से युद्ध जो है क्या छूटा, बराबरी पर छूटा। फिर आगे की कड़ी में देखिएगा कि उसी तरह से आगे चल के एक और संधि हुई। उस संधि का नाम था, चूँकि ये जो संधि था आगे वो संधि था मंगलौर की संधि। और मंगलौर के संधि के आगे वाले युद्ध में जो अगला युद्ध हुआ ये आंग्ल मैसूर के बीच, उस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम और मराठा को एक तरफ करने में सक्षम रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी तरीके से क्या हुआ, टीपू सुल्तान हार गए। और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चूँकि उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली एक आक्रामक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। तो टीपू सुल्तान को आगे बढ़ने का भी एक भी स्कोप नहीं दिया। अतः इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी सभी भारतीय राज्यों को पराजित करते हुए धीरे धीरे अपने साम्राज्य के निर्माण में आगे बढ़ रही थी। अब सोचिए जब टीपू सुल्तान से मैसूर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया तो अंग्रेज़ों ने चूँकि जो मराठा और निज़ाम को अपने खेमे में मिलाया था वो मराठा को क्या दिया तो तुंगभद्रा का इलाका वाला क्षेत्र दिया और ये निज़ाम को हैदराबाद का जो निज़ाम था उसको कृष्णा और पेन्नार नदी का इलाका वाला क्षेत्र दिया। यानी अपने दुश्मनों को भी सफाया कर दिया। दुश्मन कौन? मैसूर। और अपने दोस्तों को भी ताकतवर नहीं बनने दिया। यही स्टेटमेंट को एक हिस्टोरियन ने कहा है कि अंग्रेज इतना एडवांस लोग थे, इतना स्मार्ट थे कि अपने दुश्मनों को भी ताकतवर नहीं होने दिया और अपने दोस्तों को भी थोड़ा थोड़ा ताकत दिया और स्वयं अपने पास स्ट्रेटेजिकली और सामरिक दृष्टिकोण वाला क्षेत्र अपने पास रखा। चूँकि अंग्रेज जानता था कि भविष्य में हैदराबाद के निज़ाम और मराठा को भी तो सफाया करना है, अतः इसको हम सारी शक्तियाँ दे देंगे, एक पावरफुल एक पर्सनालिटी बना देंगे तो ये हमारे सामने भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अतः इसे उतना ही शक्ति दिया जाए जितनी इसकी ज़रूरत है, जिससे कि हमारा हित है जो प्रभावित ना हो। ये ऑल ओवर ब्रिटिश कंपनी की क्या थी, सोच और एक रणनीति थी। चूँकि आगे आप देखते हैं इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब सबसे ज़्यादा प्रश्न उल्लेखनीय ये है कि टीपू हार क्यों गया। टीपू हार क्यों गया? अगर इसके क्रम में आप प्रश्न को समीक्षा करते हैं, उत्तर की समीक्षा करते हैं, खोज करते हैं और टीपू की विशेषताओं को जानते हैं तो आपको बहुत ही एक डेप्थ पॉइंट बिट नज़र आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टीपू की विशेषताएं क्या था। जो टीपू सुल्तान को आज लोग एक उस समय के सभी भारतीय राजाओं के बीच में से एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मानते हैं। तो ये टीपू सुल्तान का जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी माने जाने का जो रीज़न है वो क्या है। तो पहला इसका जो रीज़न है कि अन्य भारतीयों के अलावा ये अंत तक लड़ा। इसकी एक विशेषता कि अधिकतर भारतीयों को आप देखेंगे जितने भी लगभग 560 के आसपास जितने भी राजाएं थे उन लोगों को यदि ऐसा लगा कि मैं अंग्रेज़ों के समक्ष नहीं टिक पाऊंगा तो उन्होंने अंग्रेज़ों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सभी जायदाद जमीन संपदा समर्पण कर दिया। लेकिन जो टीपू सुल्तान की विशेषताएं हैं जो ये है ये अन्य राजाओं से अलग है और इसकी एक विशेषता जानिए। तो एक विशेषता है अंत तक लड़ना।
आगे अन्य भारतीय राजाओं से अलग होना। दूसरी बात, वह आर्थिक वृद्धि के लिए कर में वृद्धि किया और व्यापारिक उपाय किया। चूंकि कोई भी राजा के लिए अपने राज्य के लोगों पर कर में वृद्धि करना एक अच्छी राजशाही का प्रतीक नहीं है, लेकिन ये जो टीपू सुल्तान कर में वृद्धि कर रहा है, व्यापारिक गतिविधियां में वृद्धि कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि अंग्रेजों से लड़ना है। अतः लड़ने के लिए यदि हम अपने लोगों पर कोई कर की अतिरिक्त बोझ देते हैं तो हमारे षड्यंत्र के हिसाब से, अपने राज्य के सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से गलत नहीं होगा, ऐसा इसकी सोच थी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधियों का नेटवर्क तैयार कर रहा था। इसके बारे में आगे जानेंगे, जिसमें विशेष तौर पर जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि देश थे। यहाँ पे लिख देता हूँ, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सारे देश थे जिसके साथ में ये क्या कर रहा था, इंटरनेशनल संधि करने का प्रयास कर रहा था। आगे देखिए, वह नौसेना का विकास का कार्य भी कर रहा था। चूंकि टीपू सुल्तान को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि यदि हमें अंग्रेजों को बंगाल से निकालनी है, पूरे भारत से निकालनी है, तो अंग्रेजों के प्रसार को देखिए तो ऑल यूरोप में है जो फैले हुए हैं, कुछ यूरोप में है तो इसकी दुश्मनी भी हैं, तो क्यों ना उन लोगों से संधि करके इसको निकालने का कोशिश किया जाए। तो ये सारे कोशिशें कर रहे हैं। उसी क्रम में वह फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबियन क्लब का सदस्य बना। कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान चूंकि एक बहुत ही योग्य शासक है, और इसी के क्रम में आपको ये भी पता चलेगा कि टीपू सुल्तान की कुछ ऐसी गलतियां थी जिसके कारण ये अपने साम्राज्य को बचाने में असफल रहे। तो ये बात है, इन्होंने फ्रांस के क्रांति से प्रेरित हुआ। फ्रांस में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब अपने विचारधाराओं में, अपने आदर्शों में लोकतांत्रिक था। वह राजशाही व्यवस्था को समाप्त करके लोकतंत्र व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। अतः इसी से प्रेरित होकर टीपू सुल्तान ने उस क्लब का, जैकोबियन क्लब का सदस्य बना, और सदस्य बनकर भारत में मैसूर के नागरिकों को कहा कि हे मैसूर वासियों, आज से मैं शासक नहीं, मैं क्या हूँ, नागरिक टीपू हूँ, यानी सभी नागरिकों में मैं प्रथम नागरिक हूँ, नागरिक टीपू हूँ। इसलिए आगे चल के देखिएगा कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ पे संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ, वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये स्वतंत्रता का वृक्ष क्या होता है? वृक्ष तो आम का होता है, नीम का होता है, बबूल का आदि का होता है, लेकिन वह एक वृक्ष लगाया और कहा यह वृक्ष मेरा संकेत है, प्रतीक है। जैसे जैसे ये ये पेड़ बढ़ता जाएगा, वृक्ष बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे स्वतंत्रता की मांग और डिमांड बढ़ती जाएगी। अतः धीरे धीरे हम लोकतांत्रिक विचारधाराओं की ओर मुड़ेंगे और धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी को यहाँ से मैं क्या करूँगा, सफाया कर दूंगा। ऐसी किसकी सोच थी? तो टीपू सुल्तान की थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो ये चीज़ है जो आपको क्या करना है, समझना है। इसके बाद भी देखिए कि टीपू सुल्तान ने इतने सारे नेटवर्क का जाल बिछाया और इतने सारे कार्य किया, फिर भी टीपू हार गया। क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न। तो सबसे पहले टीपू हार क्यों गया, उसमें एक प्रश्न है जो आपको बहुत ही ललायित करेगा, बहुत ही हाईलाइटेड है, जो आपको याद रखना है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो उस बिंदु को आप नोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप जो लिखते हैं दिखता नहीं। यार मैं भी वीडियो को बाद में देखता हूँ, सारा के सारा पॉइंट दिखता है। मैं पहले बोलता हूँ, मतलब मान लिया जाए लिखा हुआ है अन्य भारतीय राज्यों से अलग, तो पहले तो मैं इसको बोल दिया, अब फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर दिखता नहीं है? दिखता नहीं है तो सुनता भी नहीं है भाई साहब, सुनते तो होंगे ना आप। तो इच्छा है आपके अंदर, जिज्ञासा है कि मुझे कुछ इसमें मटेरियल लिया जाए, तो आप सुन के नोट कीजिए। मैं पहले उसको लिखता हूँ, पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर उसी को बोलता हूँ। आप कहते हो कि सर दिखता नहीं है। देखने की ज़रूरत ही क्या है? बात को सुनो ना, समझो ना। ठीक, यहाँ पे कोई वनडे का क्लास नहीं है, ये यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी का क्लास है। मेरा स्टैंडर्ड लो नहीं है। हालांकि वनडे एग्जाम में आपको काम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से प्रश्न स्टेटमेंट उठाकर यूपी पीसीएस और यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम में ही प्रश्न बनते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब देखिए टीपू हार क्यों गया,
इतने सारे उन्होंने षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाया, उसके बाद भी कहा जाता है टीपू हार क्यों गया। तो उसमें पहला बात उल्लेखनीय ये है कि 1792 में ही कमज़ोर हो गया था, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम के संधि के बाद देखिएगा तो श्रीरंगपट्टनम के संधि में क्या हुआ था, टीपू पर 3 करोड़ रुपये का हर्जाना थोपा गया था। ना चुकाने के क्रम में उसके 2 बेटे को बंदी बना लिया गया था। तो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं टीपू वहीं पे कमज़ोर हो गया। तो हार जाने का एक यह कारण था कि 1792 में ही टीपू कमज़ोर हो गया था। दूसरी बात, अन्य सैनिक सहयोग या आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला था, यानी कोई डिप्लोमेसी कूटनीति चाल भी चलने वाला नहीं था। इसके साथ साथ अब देखिए आप ही कि अन्य सैनिक एवं आर्थिक उपाय को फलीभूत होने का मौका नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, ये आक्रामक साम्राज्यवादी नीति तेवर वाला व्यक्ति था। ये टीपू सुल्तान का उतना मौका ही नहीं दिया कि ये फली फूली फिर हो सके, अतः इसे दबोचा ही गया। आगे देखिए, युद्ध का कूटनीति सहयोग भी नहीं मिला, जनता का समर्थन भी नहीं मिला, क्योंकि जिस तरह से ये एक्सपेक्टेशन लगा रखा था कि यूरोप से सहयोग मिलेगा, इटली से सहयोग मिलेगा, समय पर कोई ने सहयोग भी नहीं किया। ठीक, और ये लोकतंत्र का प्रवाह करना चाह रहा है कहाँ? मैसूर वासियों के दिमागों में, विचारों में, उन लोगों के जहनों में। लेकिन उस समय के दृष्टि से मैसूर वासियों का दिमाग इतना इनलाइटमेंट नहीं है जो जो टीपू सुल्तान के बातों को इंटरटेन करे। अतः उन लोगों की ये चेतना नहीं है, राष्ट्रवाद की भावना नहीं है, देश के प्रति क्या समर्पण होता है ये नहीं है। अतः जो इनकी बातें कही जा रही है उसका इंटरटेन करने वाले कोई भी नागरिक नहीं है मैसूर का। आगे देखिए, वह स्वयं भी भावावेशी एवं अव्यवहारिक था। वह स्वयं भी क्या था? टीपू सुल्तान स्वयं भी भावावेशी था और अव्यवहारिक था। अव्यवहारिक क्यों कहते हैं, इसको बात को ठहर के समझिए। आप देखिए कि आपके घर में ताकतवर से ताकतवर एक से एक योद्धा है और आप इंटरनेशनल ट्रीटी संधि करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि आपने इटली, फ्रांस, जर्मनी से संधि किया भी, लेकिन समय पर क्या आपको सहयोग मिला? नहीं मिला। दूसरी बात, समय के अकॉर्डिंग आपको झुकना भी चाहिए। अगर झुकेंगे तो सीखेंगे। आप कहिएगा कि झुकेंगे ही नहीं तो सर रहेगा तो समय के साथ उठेगा भी, और सर कट ही जाएगा तो उठेगा कैसे? तो समय के अकॉर्डिंग झुकना भी पसंद करना चाहिए। अब देखिए कि मराठा का जो प्रमुख पर्सनालिटी है वो शिवाजी है। समय के अनुसार झुका भी है और समय के अनुसार उठा भी है। और वह शिवाजी चूंकि औरंगजेब के काल में एक मध्य परिवार से आया, सामान्य परिवार से निकला हुआ लड़का शासक बन बैठता है। तो ऐसा क्यों? तो आपको ये चीज़ें हैं जो समझना चाहिए। तो ऑल ओवर टीपू के बारे में इतना बातें को आप जाने होंगे तो आपको संदर्भ पता चला होगा। तो आपको याद रखना है कि टीपू की विशेषताएं क्या है। तो ये सभी बिंदुओं को आपको दिखा देना है, जो बिंदु आपको बोर्ड पर दिख रही है कि इन्होंने, जिसमें से प्रमुख आपको पॉइंट ये बताना है। क्या बताना है? ये बताना है। जब आपसे पूछे कि टीपू सुल्तान की विशेषताएं को उल्लेख करे तो इसको आपको क्या करना है? बताना है। यानी ऑल ओवर इस तरह से होता है कि टीपू सुल्तान की विशेषताओं को पूछे तो सबसे पहले ये सारी पॉइंट है जो आपको पॉइंट को दर्शा देना है, उसके अंदर डील करना है जैसे मैंने किया। और फिर उसमें से एक पॉइंट को उल्लेखनीय बनाना है कि वह फ्रांस के क्रांति से प्रेरित होकर, जो फ्रांस में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था जैकोबियन क्लब, उसका सदस्य बना और उसका सदस्य बन के अपने राज्य के लोग, कहाँ के राज्य? मैसूर के राज्य के लोगों को से कहा कि हे मैसूरवासी, आज से मैं सुल्तान नहीं हूँ, आज से मैं शासक नहीं हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, नागरिकों में एक हूँ, मैं नागरिक टीपू हूँ। कौन हूँ? नागरिक टीपू हूँ। इसी के संदर्भ में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष क्या होता है? वृक्ष तो पेड़ का, आम का, बबूल का आदि का होता है। तो उन्होंने एक वृक्ष लगाया और कहा जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ेगा वैसे वैसे ये मैसूरवासी के लोगों में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आदि जैसे व्यवस्थाओं का प्रसार होगा। अतः जिस बात को
टीपू सुल्तान मैसूर वासी के लोगों में बैठाना चाहते थे कि तुम जागो जागो लोकतंत्र को जानो, वह बात को अभी मैसूर वासी एंटरटेन नहीं कर रहे थे। तो आपको ये सारी बातें क्या करनी होंगी, बता देनी होंगी। तो आगे चलते हैं। अब आगे जो अगला जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मराठा के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मराठा के बारे में। सबसे पहले जानेंगे, हमने आपको बता दिया बंगाल के बारे में बताया, अभी बंगाल के बारे में और चर्चा करनी है, उसके बाद मैसूर के बारे में बताया। अब बात करने जा रहे हैं मराठा के बारे में। तो मराठा क्या था, मराठा जो था, मराठा जो राज्य था वो मराठी भाषा में बात करने वाले लोग थे। मराठा एक राज्य है जो मध्यकाल में उभरा, और मध्यकाल में उभरा ये जो राज्य है वो शिवाजी के नेतृत्व में उभरा, और शिवाजी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, और इनके राज्य के पक्ष में लोकप्रिय समर्थन है। लोकप्रिय समर्थन है, लोकप्रिय समर्थन क्या कि कुछ इतिहासकार मराठा राज्य के बारे में, चूंकि शिवाजी के नेतृत्व में ये राज्य उभरा और शिवाजी को जो लोकप्रिय समर्थन है वो ऐसे है कि खुद कुछ हिस्टोरियन जैसे में जयवाड़े ने, जस्टिस रनाडे ने, खुद तिलक जी ने लिखते हैं कि शिवाजी वह पर्सनालिटी है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के समक्ष दुर्ग के जैसा, मीन्स टीले का जैसा बनकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में खड़ा है। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहीं नहीं दिखेगा कि शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे। शिवाजी का स्टेटमेंट ये था कि जो हिंदूवादी व्यवस्था पर आक्रामक होगा मैं उसका विरोधी हूँ। तो ये तिलक जैसे, जस्टिस रनाडे, जयवाड़े जैसे हिस्टोरियन है जो इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसका हिस्ट्री लिख रहा है ज्योतिबा फूले लिख रहे हैं कि ये जो पर्सनालिटी है शिवाजी, ये चूंकि सामान्य परिवार से उभरा है, हमारे समाज से उभरा है, किसान परिवार से उभरा है, अतः यह जो ब्राह्मणवादी और कर्मकांडी व्यवस्था है उन सबों के भी एक विरोध करते हुए हमारे हित के बात करते हैं। कौन, ये शिवाजी के बात हो रहे हैं। तो शिवाजी के बारे में देखिएगा तो दो तरह के आपको व्यूज नजर आएंगे। तो आपको इन सब चीजों को क्या करना है, समझना। इनके राज्य के पक्ष में लोकप्रिय समर्थन था, मैंने आपको बता दिया। इनके प्रशासन का संचालन अष्टप्रधान मीन्स क्या, 8 मिनिस्टर होते थे, जिसमें प्रमुख कौन होता था, पेशवा लाइक प्रधानमंत्री ही होता था। तो याद रखिएगा इन सब संदर्भों को। लेकिन 18वीं सेंचुरी में देखिएगा तो छत्रपति था जो सांकेतिक हो गया, और पेशवा ही जो था क्या हो गया, वास्तविक हो गया। आपको याद रखना है, यहाँ से स्टेटमेंट बन के प्रश्न आ सकते हैं। अब यहाँ पे मराठा राज्य के संदर्भ में थोड़ी सी आपको कहानी बताऊंगा। इस कहानी की ओर आप मत जाइएगा, लेकिन आपको इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। मराठा राज्य मराठी भाषी बोलने वाले लोगों का एक राज्य था जो शिवाजी के नेतृत्व में उभरा था। शिवाजी को लोकप्रिय समर्थन था, इसके बारे में मैंने बात किया। अब जब शिवाजी का मृत्यु हुआ तो उसका बेटा शासक बना संभाजी, और संभाजी का बेटा संभाजी को मारकर औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर लिया और सोचा कि मराठा पर मेरा डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व हो जाएगा। लेकिन संभाजी का भाई राजा राम ने उसको संभाल लिया। अतः फिर राजा राम और औरंगजेब के बीच में मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में, इस द्वंद्व में राजा राम मारा गया। चूंकि राजा राम का बेटा अल्प आयु में था, कम उम्र में था, तो राजा राम का पत्नी चूंकि ताराबाई ने गद्दी संभाल लिया, और जब गद्दी ताराबाई ने संभाला और फिर औरंगजेब और ताराबाई के बीच जब कुछ बना नहीं, जब मुकाबला बहुत टक्कर का हुआ, तो ऐसे में औरंगजेब दिमाग लगाया कि क्यों ना साहू जी को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, और साहू जी वर्सेज क्या हो जाएगा, तो ताराबाई हो जाएगा। चूंकि ताराबाई का बेटा जो था उसका नाम था शिवाजी द्वितीय, एक वंश में 2 लोग आ जाए तो शिवाजी फर्स्ट और शिवाजी द्वितीय। तो अब यहाँ कैद किया हुआ व्यक्ति साहू जी को छोड़ दिया औरंगजेब ने, तो यहाँ सत्ता के लड़ाई किसके किसके बीच होगा, तो ताराबाई का बेटा कौन था अल्प आयु में, वो शिवाजी सेकेंड, तो शिवाजी वर्सेज साहू जी हो गया। अतः साहू जी को पॉलिटिकली और कूटनीति का ज्ञान नहीं था, तो लेकिन साहू जी जो कि
एक व्यक्ति को अपने पक्ष में चुनने में बहुत ही अपना चालाकी दिखाया। वह व्यक्ति का नाम था क्या? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ चूँकि एक कूटनीति और षड्यंत्रकारी व्यक्ति थे, और यहाँ पे साहू जी चूँकि आगरा के किला में अल्प आयु में बंद हुए थे, तो उसको पॉलिटिकली और डिप्लोमेसी ज्ञान तो था नहीं। लेकिन बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई और इसके बाद इसका बेटा क्या? बाजीराव फर्स्ट शासक बना। और बाजीराव फर्स्ट देखिएगा तो ये अलग एक व्यवस्था चलाया, हिंदू पद पादशाही। चूँकि यहाँ पे बादशाही से मतलब है, लेकिन प्रयोग वो पद का करते हैं, इसीलिए हिंदू पद बादशाही याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु हो गई 1740 में। फिर इसका बेटा शासक बना जिसका नाम था बालाजी बाजीराव। बालाजी कहाँ से लिया? अपना दादा से, और बाजीराव कहाँ से लिया? अपना पिता से। तो इस तरह से शासक कौन बना? बालाजी बाजीराव। और इसके शासनकाल में मराठा साम्राज्य खूब क्या हुआ? विस्तार किया, विस्तार की ओर गया। इसके संदर्भ में देखिएगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। लास्ट में ये बात घटनाएं घटी जो 1761 में पानीपत का युद्ध के बाद तक जाएगा। जब मराठा राज्य इस तरह से, जब मराठा राज बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में बहुत ही सैन्य और क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से पीक पर था। यानी मराठा जो राज्य था बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में प्रशासन यानी सैन्य और क्षेत्र विस्तार की नज़र से पीक पर था। तो उसी के संदर्भ में मुगल तो चूंकि सांकेतिक हो गए थे, कहने के लिए वो पूरे भारत के शासक थे, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो मुगल सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे। और इसी के बीच में अफगान का हमला हुआ और अफगान का आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से आते हुए पंजाब में अपने पंजाब के शासक को मारकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी पर बिठा दिया। ऐसे में मराठा अपना शक्ति को परिचय देते हुए क्या है यार, मैं बताता हूँ इसको ढंग से तरीका से, फिर से मैं आता हूँ। चूँकि माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये हर टीचर और हर शिक्षकों के बीच होता है, लेकिन मैं इसे पुनः बताने का प्रयास करता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि जब बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा राज पीक पर था, सैन्य शक्ति प्रबल पर थी और क्षेत्र विस्तार काफ़ी ज़्यादा था, तो ऐसे में जो मुगल शासक था उसको मराठों ने सोचा क्यों ना इसको कठपुतली बना लिया जाए। चूँकि जो मुगल शासक था व्यवहार में दिल्ली तक ही सीमित था, कहने के तो ये पूरा भारत का शासक था, लेकिन व्यवहार में ये मात्र दिल्ली तक ही क्या था? सीमित था। इसी के संदर्भ में एक घटना क्या घटा कि नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से अफगान हमलावर हुए, और हमलावर कौन था? तो वो था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में एंट्री किया और पंजाब के शासक को गद्दी से हटाकर मार दिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी पर बैठा दिया। फिर इसी को चुनौती देते हुए मराठा ने पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बैठा हुआ रिप्रेजेंटेटिव को गद्दी से हटा दिया। अतः यह लड़ाई डायरेक्ट चला गया अफगानियों और मराठों के बीच। जब अफगानियों और मराठों के बीच लड़ाई हुआ तो यही लड़ाई आगे चल के कहलाएगा पानीपत का थद लड़ाई, यानी तृतीय लड़ाई 1761। अब देखिए कि लड़ाई हो रहा है दिल्ली में। लड़ाई कहाँ हो रहा है? दिल्ली में, यानी पंजाब के आसपास। यहाँ पे पंजाब है, मराठा यहाँ का है, और यहाँ से आए हैं कौन? आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली चूँकि अफगान से है, अब यहाँ पे मराठे पूरी तरह से क्या हुए? हार गए। और हार गए तो मराठा का अंत नहीं हुआ, कमज़ोर जरूर हुए हैं लेकिन अंत नहीं हुआ। इस चीज़ को क्या करना है आपको? बहुत ही सारगर्भिक तरीकों से और बहुत ही सटीक तरीकों से क्या करना है? समझना है। यदि इस बिंदु को नहीं समझते, इस बिंदु को ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ जाएगी। तो आपको इस तरह से क्या करना है? चीज़ों को समझना। इसे मैं पुनः रिवाइज करा देता हूँ। मराठा राज शिवाजी के नेतृत्व में ही एक स्ट्रॉन्ग राज बन गया था, और फिर लास्ट में जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में आया
बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा राज बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में सैन्य और क्षेत्र विस्तार के दृष्टिकोण से काफ़ी पीक और स्ट्रांग हो गया था। ऐसे में मराठा का शासक बालाजी बाजीराव और अन्य मराठा सरदार मिलकर सोचे कि क्यों ना मुगल शासक को अपना कठपुतली बना लिया जाए। चूँकि मुगल शासक व्यवहार में तो वो कहने को मात्र पूरे भारत का शासक था, लेकिन व्यवहार में वो दिल्ली तक मात्र सीमित था। उसी के संदर्भ में घटना क्या घटा कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से एक बाहरी आक्रमणकारी कौन आए, अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब के शासक को हटाकर मार दिया और अपने रिप्रेजेंटेटिव को पंजाब के गद्दी पर बैठा दिया। ऐसे में मराठा पंजाब के गद्दी पर बैठे हुए अहमद शाह अब्दाली के व्यक्ति को मार दिया। अतः यह लड़ाई डायरेक्ट चला गया मराठों और अब्दालियों के बीच। अहमद शाह अब्दाली अपने पूरी सैनिक तैयारियों के साथ आया और फिर मराठों और अब्दालियों के बीच एक लड़ाई हुई जिसमें पूरी तरह से मराठे हार गए। लाखों सेना मारे गए मराठा का, धन जन और सम्मान की क्षति हुई। अतः मराठा यहाँ पे कमज़ोर नहीं हुआ। कमज़ोर कैसे होगा? क्योंकि लड़ाई हो रहा है यहाँ दिल्ली के समीप पंजाब में। मराठा कहाँ का है? यहाँ का है। अगर साम्राज्य मराठा को यहाँ पे होता तो ये उजड़ जाता। क्या होता? उजड़ जाता। लेकिन यहाँ पे मराठे कमज़ोर हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। आगे चल के देखिएगा कि मराठा कन्फेडरेशन बनेगा, परिसंघ बनेगा और इस परिसंघ के माध्यम से बहुत ज़्यादा हद तक ये भरपाई को मराठा सरदार भरने का काम करेंगे। इस चीज़ को क्या करना है आपको याद रखना है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।